हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में इरोडो के प्रॉब्लम 3.44 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू इनफाइनाइट प्लेन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L कैरी अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एज शोन इन फिगर। द प्लेन्स हैव राउंड कोएक्सियल होल्स ऑफ रेडियस कैपिटल R with L is very less than R। चित्र दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चित्र। Taking the origin O and X coordinate axis as shown in the figure, the potential of the electric field on the axis of the system as function of X coordinate is। यानी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक्सिस के पॉइंट पर। क्या चित्र दिया हुआ है, एक बार आप पहले उसको समझ लें। आपको दो इनफाइनाइट प्लेन दिए हुए हैं जिनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। एल से इसे नोट किया गया है और दोनों प्लेन में एक एक डिस्क कट कर दी गई है। कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है। आपने दोनों प्लेन से एक एक डिस्क कट कर दी है और आपको इन डिस्क के सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन में सेंटर मोस्ट पॉइंट से एक्स डिस्टेंस जो पॉइंट P कंसीडर किया जा रहा है उस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मानूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि मेजरमेंट के लिए पॉइंट को दिया नहीं गया है प्रॉपरली, तो हम इस केस में सिमेट्री का ध्यान रखते हुए दोनों प्लेन्स के बीचों बीच किसी पॉइंट O को मेजरमेंट का पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों डिस्क के कट करने के बाद जो रिमेनिंग प्लेन्स बचे हैं उनके कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एक इंफॉर्मेशन और ले लें कि जो पहला प्लेन आप यूज कर रहे हैं वो प्लस डेंसिटी वाला है और दूसरा प्लेन सिमिलर डेंसिटी वाला लेकिन अपोजिट साइन वाला चार्ज रखता है। आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि डिस्क कट करने के बाद इस सिचुएशन में थोड़ा चेंज आया है। एक बार हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये डिस्क नहीं कट की गई होती तो ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होता या क्या पिक्चर बनती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एक बार समझे। तो ध्यान दें कि अगर इन दोनों प्लेन्स में से कोई डिस्क कट नहीं की गई होती तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अगर हम O पॉइंट और P पॉइंट के बीच में अपना फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर जानना होता। अब यहां पर ध्यान से एक पॉइंट को समझें पहले कि अगर मैं इन दोनों इनफाइनाइट प्लेन्स के कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पिक्चर को देखूं तो वो कैसा होगा, आप पहले समझें। यहां पर बार बार ध्यान में रखें कि अभी मैंने डिस्क कट नहीं की है, मैं कंप्लीट प्लेन की बात कर रहा हूं। हम जानते हैं कि किसी इनफाइनाइट प्लेन के कारण सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक कांस्टेंट वेक्टर का रोल प्ले करती है और इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस प्लस डेंसिटी वाली इनफाइनाइट प्लेट के कारण इस रीजन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड के साथ ऐसा और इस रीजन में ऐसा होगा। ठीक उसी तरह माइनस डेंसिटी वाली प्लेट के कारण इस रीजन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी ओर कुछ इस तरह से, इस रीजन में कुछ इस तरह से और इस रीजन में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। अब अगर हम कंप्लीट पिक्चर को ध्यान से देखें तो जो रीजन दोनों प्लेट्स के बीच में है वहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी का फील्ड डेवलप हो रहा है, जबकि आउटर रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जा रही है। ये बात ध्यान रखते हुए कि इस रीजन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी का फील्ड प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ गवर्न हुआ है और आउटर रीजन में कोई फील्ड नहीं है। अगर हम O और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो क्या आउटकम आएगा, एक बार उसे समझें आप। अगर मैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल के लिए जो मैं 1 to 1 2 प्रिंसिपल आपको बताता हूं उसे इस केस में अप्लाई करूं
तो और पी के बीच में दोनों प्लेट्स के कारण, दोनों इनफाइनाइट प्लेन के कारण जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे समझें, वो होगा वीपी माइनस वीओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और जैसा 1 to 1 2 प्रिंसिपल में कहा गया है कि आपको लिमिट इसी के अकॉर्डिंगली पुट करनी होगी। तो 1 2 में हमने पी पॉइंट और ओ पॉइंट को चुना है, तो लिमिट होंगी मेजरिंग पॉइंट से पी पॉइंट तक। और आप समझ सकते हैं कि मेजरिंग पॉइंट ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने एक्स माना है, तो ये लिमिट एक्स होनी चाहिए पी के लिए, और ओ के लिए इस लिमिट को 0 होना चाहिए। यानी वीपी माइनस वीओ को हम लिख सकते हैं x to 0 इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंप्लीट ई डॉट डी आर कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो आप देख पाएंगे कि अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो पी पॉइंट से लेकर सरफेस पहुंचने तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, लेकिन सरफेस के बाद ओ पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन माइनस प्लेट की तरफ है। सो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करके ब्रेक करूं तो ये बनेगा x से l/2 तक 0 वेक्टर डॉट dr, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और l/2 से लेकर मेजरिंग पॉइंट o तक E डॉट dr। अब इस रीजन पर E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि dr वेक्टर को आप जानते हैं इंक्रीजिंग मेजरिंग डायरेक्शन में ही चुना जाता है। तो 180 डिग्री का केस क्लियर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट के माइनस को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। सो E डॉट dr दूसरे पार्ट के लिए जब सॉल्व किया जाएगा तो cos 180 का माइनस भी इंक्लूड होगा। अब मैं इसे अगर फाइनल सॉल्व करूं तो Vp माइनस वीओ लिखा जा सकता है, ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा और ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर, और मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, ये आसान स्टेप है आप समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और एल भी आएगा साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप सारी बातें ध्यान से समझ रहे हैं। सो Vp माइनस वीओ का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल आएगा, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल O पॉइंट के पोटेंशियल के कंपैरेटिवली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल ज्यादा होना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं आपको ला रहा हूं, ध्यान से देखें कि इनफाइनाइट प्लेन के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले नहीं कर सकता है। हम ये बात जानते हैं, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम इस प्लस और माइनस प्लेट के कॉम्बिनेशन में एक और एक चार्ज पार्टिकल दोनों प्लेट से करस्पॉन्डिंगली चुने जो एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक हो, तो इन दोनों पार्टिकल्स के पेयर के लिए ओपर नेट पोटेंशियल 0 आएगा, हम ये जानते हैं। और ये बात हम इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के बोल सकते हैं, और ऐसे ही पेयर हम इन दोनों प्लेट्स में कई चुन पाएंगे। यानी दोनों प्लस और माइनस डेंसिटी वाली प्लेट में से अगर एक एक पार्टिकल चुना जाए तो प्लस और माइनस के ऐसे कई पेयर बनाए जा सकते हैं जिनके कारण ओपर नेट पोटेंशियल 0 लिखा जा सकता है इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट प्लेन के लिए इनफाइनाइट पॉइंट को रेफरेंस नहीं मान रहे हैं, तो इन दोनों प्लेन के बीचों बीच सिमेट्री सेंटर पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है। सो इस O पॉइंट के पोटेंशियल को मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं, जो कि किया जा सकता है, और Vp की वैल्यू हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल लिख सकते हैं। सो O पॉइंट के पोटेंशियल को 0 कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि किया जा सकता है, आप इसे समझ सकते हैं मैथमेटिकली। P पर जो पोटेंशियल आएगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। यानी ये दोनों प्लेन मिलके P पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं V एट P पॉइंट ड्यू टू प्लेन्स, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। और अब मुझे ये कंसीडर करना है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि डिस्क के कट होने के बाद पिक्चर में चेंज क्या आया। तो उसके लिए पहले आपको डिस्क के पोटेंशियल का फॉर्मूला समझना होगा, क्योंकि डिस्क एक फाइनाइट सिस्टम है। इस क्वेश्चन में ये एक फाइनाइट डिस्क है, तो इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले कर सकता है। तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी डिस्क के लिए, एक बार आप समझें। एक डिस्क के लिए अगर x डिस्टेंस के किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो और इस
डिस्टेंस को z मान लिया जाए, रेडियस को r और चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लिया जाए, तो जो पोटेंशियल P पॉइंट पे डेवलप होगा इस डिस्क के चार्ज के कारण इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू z माइनस x। कुछ इस तरह से पोटेंशियल को दिया जाता है डिस्क के कारण किसी पॉइंट पर, और इस फॉर्मूले को जब हम लिखते हैं तो इनफाइनाइट को एक रेफरेंस मानते हुए लिखते हैं। अब यहां ध्यान दें, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आता है कि इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए इस पार्ट को लिखा जा रहा है और इस सेंटर को रेफरेंस मानते हुए इस पॉइंट को लिखा जा रहा है। तो समझें कि इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कंसीडर करने के लिए भी इन दोनों प्लेन्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट का ही रेफरेंस लिया गया था। यहां पर ध्यान दें कि एक इनफाइनाइट प्लेन के लिए, सिंगल इनफाइनाइट प्लेन के लिए इनफाइनाइट को एक रेफरेंस पॉइंट नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो प्लेन्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी नहीं माना जा सकता। इन दोनों प्लेट के कॉम्बिनेशन के लिए इनफाइनाइट को रेफरेंस माना जा सकता है, लेकिन यह बात स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए हमने एक नया पॉइंट दिखाने की कोशिश की। लेकिन आप यह समझें कि इसका पोटेंशियल जीरो, इनफाइनाइट के पोटेंशियल को जीरो मान के ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। पी पॉइंट पर दोनों प्लेन्स के कारण जो नेट पोटेंशियल आया है वो इतना है, और अब डिस्क के कारण जो नेट पोटेंशियल पी पर आ सकता है एक बार हम उसे कैलकुलेट कर ले। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर मैं पहली डिस्क के कारण इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के पी पर पोटेंशियल लिखूं, तो P के पोटेंशियल को लिखा जा सकता है पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट डिस्क ऑफ प्लस डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Z की जगह Z1 लिख रहा हूं मैं फिलहाल, और आप समझें कि इस Z1 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। माइनस x को मैं x माइनस L/2 लिख रहा हूं। आप समझते हैं कि x O से लेकर P तक का डिस्टेंस है और हमें डिस्क से P तक का डिस्टेंस चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे x माइनस L/2 लिखा है। सिमिलरली नेगेटिव प्लेट जो पोटेंशियल डेवलप करेगी, मैं डायरेक्ट उसे लिख रहा हूं, वो होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z2 माइनस x प्लस L/2। और यहां जो Z2 आप देख रहे हैं वो सेकेंड डिस्क से मेजर की जाने वाली इस डिस्टेंस को कहा जा रहा है। अब अगर मैं दोनों डिस्क के कारण नेट पोटेंशियल P पर कैलकुलेट करूं, तो जो पोटेंशियल दोनों डिस्क के कारण P पॉइंट पर आएगा उसका वैल्यू नेट होना चाहिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म और प्लस ये टर्म, लेकिन ये माइनस भी इंक्लूड है, आप ध्यान देते रहें। तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z1 माइनस x माइनस L/2 और माइनस Z2 प्लस x प्लस L/2। और अब आपको इसे फाइनल सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा देखिए, एक स्टेप में इसे और फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा V at P ड्यू टू बोथ द डिस्क्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Z1 माइनस Z2, और x से x कैंसिल करने के बाद और L/2 के सम के बाद ये बन जाएगा प्लस L। यानी इतना पोटेंशियल दोनों डिस्क P पर डेवलप करती अगर ये एग्जिस्ट करती, और दोनों प्लेन अगर ये डिस्क न कट की गई होती तो इतना पोटेंशियल डेवलप करते ओवरऑल। अब चूंकि प्रॉब्लम में प्लेन्स से डिस्क को कट कर दिया गया है, तो सिंपली अगर मैं प्लेन्स के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इस पोटेंशियल से डिस्क के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इस पोटेंशियल को माइनस कर दूं, तो मुझे रिमेनिंग सिस्टम के कारण यानी डिस्क के कट होने के बाद प्लेन्स के कारण P पर पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। तो आप फाइनल स्टेप को आप देखें ध्यान से, यहां पर मैं ये सब हटा रहा हूं। तो सारे कैलकुलेशंस के बाद सभी वैल्यूज को अप्लाई करके जो P पर नेट पोटेंशियल आएगा उसे आप एक बार ध्यान से देखें। P पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये पोटेंशियल दोनों प्लेन्स का है, माइनस इसमें से इस पोटेंशियल को माइनस क्यों किया जा रहा है, आप दिमाग चलाते रहें। ये माइनस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि डिस्क अब नहीं है।
सो अगर इस टर्म से इस टर्म को माइनस करें तो वीपी का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z2 माइनस Z1। आप यहां ध्यान दें, ये कैलकुलेशन सिंपल है। L माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस LL का टर्म कैंसिल करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमें इस Z2 माइनस Z1 को सॉल्व करना होगा। सो कैसे हम Z2 माइनस Z1 को सॉल्व कर पाएंगे, समझें। चूंकि हम जानते हैं कि L का वैल्यू इस प्रॉब्लम में R से बहुत बहुत छोटा दिया हुआ है, यानी L को R के कंपैरेटिवली इग्नोर किया जा सकता है। सो इस प्रॉब्लम को आप मैथ्स के उस सवाल की तरह समझें जिसमें L को लिमिटिंग कंडीशन दे दी जाती है। सो अगर मैं उस लिमिट तक इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, देखें। P पर पोटेंशियल आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1। जैसा कि हम करते हैं नॉर्मली इस तरह के सवालों में जिसमें जीरो आने का चांस रहता है लिमिटिंग कंडीशन में, तो हम उस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करके, यानी अगर कोई टर्म Z2 माइनस Z1 है तो इस प्रॉब्लम में Z2 प्लस Z1 से हमने मल्टीप्लाई किया है। सो इस तरह का फैक्टराइजेशन कंसेप्ट लगा के हमने न्यूमरेटर को Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 यानी Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर बना दिया है, और डिनोमिनेटर पे हमें मिला है Z2 प्लस Z1। अब इसे मैं फाइनल सॉल्व कर रहा हूं तो ये बनेगा Vp इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z2 स्क्वायर, और आप डायग्राम पर नजर रखें, ये बनेगा R स्क्वायर प्लस x प्लस L/2 होल स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं आपकी Z1 का वैल्यू x माइनस L/2 होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से दिया जाना चाहिए। सो इसे मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस x माइनस L/2 होल स्क्वायर, और हमें इस टर्म को डिवाइड करना है Z2 प्लस Z1 से, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आप ध्यान देते रहें। ये होगा R स्क्वायर प्लस x प्लस L/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x माइनस L/2 होल स्क्वायर। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हम देख पा रहे हैं इस प्रॉब्लम में वीपी के लिए, और एक फाइनल स्टेप में अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा। अब अगर मैं इसे फाइनल स्टेप में सॉल्व करूं तो ये R स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इन दोनों टर्म को अगर ओपन किया जाए तो आप देख पाएंगे ये बन जाएगा 2xl। कैसे बनेगा एक बार ध्यान दें, ये टर्म बन जाएगा Vp इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर प्लस 2xl/2 यानी xl, और यहां बनेगा x स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर माइनस xl, जो कि माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो कैंसिल्ड टर्म को हटाने के बाद मैं इसे डायरेक्ट 2xl लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय ये जो टर्म डिनोमिनेटर में है, तो चूंकि L/2 R के कंपैरेटिवली छोटा है और x एक वेरिएबल वैल्यू है, तो L/2 को R के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं इग्नोर कर दूं इस स्टेप में तो ये बन जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसकी अप्रोक्स वैल्यू को इस कंडीशन के साथ लिखा जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि L/2 को लिमिटिंग कंडीशन में दिया गया है, उसके छोटे होने की बात का जिक्र है प्रश्न में, इसीलिए मैं उसे इस तरह से इग्नोर कर रहा हूं। और अब यह आंसर फाइनली आ जाएगा Vp इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू XL अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो इस तरह से आप इन दोनों डिस्क के कट होने के बाद इन दोनों प्लेन्स के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये पोटेंशियल इन डिस्क के कट होने के बाद रिमेनिंग प्लेन्स के कारण P पर डेवलप होगा। सो इस तरह से ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक बात और ध्यान दें, आज मैंने फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया। नॉर्मली मैं बाइनोमियल थ्योरम के स्टेप से आगे बढ़ता हूं तो कई बार स्टूडेंट को यह भी डाउट होता है कि क्या ये प्रॉब्लम केवल फैक्टराइजेशन मेथड से ही बन सकती थी या बाइनोमियल से भी इसे किया जा सकता था। तो एक बार मैं इस स्टेप के आगे इसी प्रॉब्लम को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना चाहूंगा। आप ध्यान से देखें कि अगर मैंने फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को, जो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, अगर उसे अप्लाई करने के बजाय बाइनोमियल थ्योरम के स्टेप की तरफ इसे सॉल्व किया होता तो ये क्या बनता, आप अपनी नजर रखें इस पे, ये बनता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Z2 का वैल्यू आप डायरेक्ट माइंड मेकअप करें इसके लिए, ये होगा x प्लस L/2 होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
एक रूट के साथ होगी ये वैल्यू, माइनस ये सेकेंड टर्म बन जाएगा x माइनस L/2 होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कुछ इस तरह से दिया जा सकता है वीपी की वैल्यू। अब वीपी की वैल्यू को इस तरह से शो करने के बाद मुझे अप्रोक्सीमेट कंडीशंस अप्लाई करनी है, और इस बार मैं बाइनोमियल को यूज करना चाहूंगा। तो पहला स्टेप क्या होगा वो ध्यान से आप देखते रहे। ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर प्लस XL बन सकता है, और L/2 होल स्क्वायर टर्म को उसके छोटे होने के कारण मैं इग्नोर कर रहा हूं। सो उस टर्म को इग्नोर करने के बाद ये एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख रहा हूं इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। ये बनेगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस XL, और ये बनेगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस XL। दोनों पर नजर रखें। पहला टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XL, 2ab वाला टर्म है इसके अंदर का, और L/2 होल स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया है। कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने ही पड़ेंगे, कंडीशन ही अप्रोक्स। और इस टर्म को भी सिमिलरली ओपन किया, L/2 होल स्क्वायर टर्म को रिजेक्ट किया, बना R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस XL। और अब इसे मैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए अरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहे। तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक कॉमन टर्म के रूप में बाहर ले लिया गया है, और मैं इसे लिख रहा हूं 1 प्लस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, और माइनस के बाद जो सेकेंड टर्म आप देख पा रहे हैं वो सेकेंड टर्म होगा, ये टर्म चूंकि ऑलरेडी बाहर लिख चुका हूं मैं, तो ये होगा 1 माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। सो इस तरह से दूसरे टर्म को प्रेजेंट किया जा सकेगा। सो इन दोनों टर्म कुछ सिमिलर बना देता हूं मैं, दोनों को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा इसे। और अब हमें इसे फाइनल सॉल्व करना है और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखते हुए करना है। तो हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये टर्म जिसमें XL इन्वॉल्व है न्यूमरेटर पे, ये R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा है, तो कि L R से बहुत छोटा है। तो सेकंड टर्म को 1 के करस्पॉन्डिंगली स्मॉल टर्म कंसीडर करते हुए अगर मैं इसे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से रिजॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, देखें। ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको मैं 1 प्लस हाफ XL अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, और जो सेकेंड टर्म है उसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस NX, और बाहर का माइनस चूंकि प्लस में कन्वर्ट कर देगा इसे, तो ये बन जाएगा हाफ XL अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब 1 को कैंसिल करने के बाद अगर आप इसे फाइनली प्लेस करें सभी टर्म को प्रॉपरली, तो हाफ और हाफ ऐड होके ये 1 बन जाएगा, और फाइनल आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट XL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर पे 1 पावर है, न्यूमरेटर पे हाफ, मैंने कैंसिलेशन कर दिया है, और ये फाइनल आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट XL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरह से इनफाइनाइट प्लेन के कारण दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को यूज करके और एक डिस्क के कारण बनने वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला रिमेंबर करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।